संप्रदाय विशेष के लोगों को भड़काने की योजना थी। यही इनका टूल किट है। उस संप्रदाय विशेष के लोगों को भड़काओ, कभी भाजपा के नाम पर, कभी आरएसएस के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी खुद के खिलाफ ज्यादती के नाम पर, नाम कोई भी हो, लेकिन एजेंडा सिर्फ यह है कि सड़कों पर खून बहे, सड़कों पर खून की होली खेली जाए। यही प्लानिंग है इनकी। और इस प्लानिंग में पीछे से ये खेल चल रहा है। ये पीछे से, सामने से ये आपको दिख रहा होगा कि ये प्रदर्शन हो रहा है, नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग होती है कि कहां पर कितना प्रदर्शन करना है। वरना आप सोचिए, फाल्टा में इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए कि सड़क पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों को लेकर निकल पड़े ये लोग आंदोलन करने के लिए। क्या हो रहा था? हो क्या रहा था भाई? जहांगीर को पुलिस घुमा रही थी, वो माफी मांग रही थी। इसमें गड़बड़ी क्या है? घुमाए भी नहीं। वो जहांगीर जो धमकी दे खुलेआम, वो जहांगीर जो 70-80 वर्ष के बुजुर्गों को उठक बैठक करवाए, उनको अगर पुलिस माफी मंगवा रही है फाल्टा के आवाम से, तो क्या बुराई है? क्या गड़बड़ हो गया भाई जो आप सड़क पर उतर गए? सड़क पर उतरने की योजना क्यों बनाई आपने? इसके पीछे का राज क्या है? चाहत क्या थी? तो डिजाइन बड़ा है, डिजाइन है वही खून की होली खेलने की, और फिर उसको ब्रांड किया जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और दिल्ली की बैटरी पूरी लग जाएगी कि देखिए डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इन बंगाल। फटाफट पॉडकास्ट शुरू हो जाएगा कि देखिए साहब प्रदर्शन कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, जुम्मे जुम्मे, 1 महीना नहीं हुआ है सरकार संभाले और लोग सड़क पर आ रहे हैं उनके खिलाफ, उनकी जाति के खिलाफ। अनकंट्रोल हो गया वहां, जनतंत्र पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। लुटियंस गैंग बैठ जाएंगे, फटाफट शुरू कर देंगे, कोई उसमें देरी नहीं होगी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, स्क्रीन ब्लैक करने वाले लिखना शुरू कर देंगे, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लोग सड़क पर आंदोलन ही तो कर रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहा अब जनतंत्र में। लच्छेदार भाषाओं का, लच्छेदार शब्दों का शुरू हो जाता विवरण, और इस विवेचना को आप और हम सभी देखते। योजना ये थी, योजना छोटी मोटी नहीं थी। योजना खाली की जहांगीर की पत्नी ने कुछ लोगों को लिया और सड़क पर निकल गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये योजना नहीं थी। टाइमिंग देखिए, ममता बनर्जी उस अवैध इंक्रोचमेंट करने वाले लोगों के साथ, हॉकर कह लें या जो भी कर लें, उसमें भी विशेष संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं, अधिक संख्या में हैं, लेकिन आप उससे विशेष संप्रदाय के लोग उसको यह ना माने। अवैध लोग चाहे इस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय के हैं, एक ही हैं, यही समझिए आप। हिंदू धर्म के लोग हों या इस्लाम धर्म के लोग हों या सिख हों या ईसाई हो, अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप बैठे हुए हैं और नाम दे रहे हैं कि भाई पेट पालने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता, अनुमति लेकर के करिए। उसका एक प्रोसीजर है। अगर आप सरकारी जमीन पर, सड़क पर, पार्क में, कहीं भी कोई भी दुकान आप करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। मतलब प्रोसीजर इसलिए है कि कहीं कोई अगर घटना हो जाए तो जो एजेंसी है उस घटना को हैंडल करने के लिए मुस्तैद रहे। फर्ज कीजिए कहीं पर आगजनी की घटना हो जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं है, वहां चल रहा है, तो इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर किसी अवैध तरीके से कहीं पर कुछ कब्जा किया गया है तो यह हटाना उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि भाई इनके रोजगार की व्यवस्था के लिए ह्यूमन फेस हमारा यही कहता है कि भाई उनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ह्यूमनली, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रशासन के लोग हैं, आम जनता है, इन सबके स्टेक होल्डर्स बैठ करके ये तय करें कि कहां पर किस इलाके में हॉकर बैठेंगे और अपना रोजगार भी चलाएंगे, लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, और कोई अगर ऐसी घटना होती है तो उसमें आप सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन ये तो एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा तो है कि भैया ये देश में हम टीनेंट हैं और ये जमीन पकड़ लो, जिसका है कब्जा कर लो, भगा दो, या ये शुरुआत है। वरना आप ये बताइए, आप कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं हो रही है, ध्यान रखिए आप, दुनिया में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इवन कि पाकिस्तान में भी आपको सड़कों पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें बहुत कम मिलेगी। वहां तो खैर हो सकता है, लेकिन बहुत कम मिलेगी। फ्रांस में इन्होंने कोशिश कर ली, लंदन में कोशिश कर ली। अभी मैं लंदन के ऊपर आ रहा हूं, एक बहुत बड़ी घटना हुई है।
बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ने के पीछे की फिलॉसफी क्या है? कि हम यही नमाज पढ़ेंगे, सारे लोग दूर हो जाओ, क्लेमेंट बनने की फिलॉसफी है। ईश्वर को याद करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए घर में बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं आप, नहीं, सड़क पर उतरेंगे, हुजूम में उतरेंगे। मस्जिद में जगह भर जाएगी तो मस्जिद नहीं जाएंगे, मस्जिद कौन जाता है इतना दूर। सड़क पर उतर करके नमाज पढ़ेंगे और तब तक ट्रैफिक को जाम करेंगे, संदेश ये भेजेंगे कि हमसे जो टकराओगे तो फिर खून की होली होगी। और ये सालों से चलता रहा। अब अगर इस पर प्रतिबंध लग रहा है तो छाती पीटने शुरू हो गया, रुदाली शुरू हो गई, हाय हाय मैं मर जाऊं वाली कहानी शुरू कर दी इन लोगों ने पूरे देश भर में। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी शुरू कर दिए। एक अदद नवाज ही तो था, क्या कर रहा था बेचारा? सड़क पर अपना तौलिया बिछाकर, अपना गमछा बिछाकर नमाज ही तो पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? अरे तो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, ट्रैफिक जाम हो गई, उस पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है। खैर, तो ये कहानी बंद हो गई। अब खून से रंगने की जो प्लानिंग थी, शुभेंदु की पुलिस ने डंडे बरसा करके कहा रवाना हो जाओ, प्लानिंग खत्म। दो और बड़ी घटना घटी है मित्रों पश्चिम बंगाल में। अनन्या बनर्जी पार्षद हैं, छापेमारी हुई उनके दफ्तर पे। वो कह रही कि 8 जून से वो नहीं जा रही हैं दफ्तर में। फिल्मी करियर रहा है अनन्या बनर्जी का। 2011-12 में ही वो ज्वाइन कर गई थी, 15 में पहली बार वो पार्षद बनी, फिर 21 में भी बनी और अभी भी वो पार्षद है। अनन्या बनर्जी के दफ्तर में जब छापेमारी हुई तो घोर आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। एक पार्षद के दफ्तर से घोर आपत्तिजनक, आप सबको मालूम है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, घोर आपत्तिजनक। अब अनन्या बनर्जी का रिश्ता क्या पश्चिम बंगाल के सबसे जो रसूखदार लोग हैं उनके साथ था? बिना उनके तो ऐसा हो नहीं सकता था। क्या अनन्या बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों को मालूम था कि अनन्या बनर्जी के दफ्तर में क्या चल रहा है? और अगर मालूम था उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो इसका मतलब है कि उनके देखरेख में हो रहा था। इन्होंने उस दफ्तर को ब्रॉथल हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। क्या ऐसा है? पुलिस ने जब छापेमारी की तो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है। अब इसकी आंच भी अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी। क्यों? अनन्या बनर्जी की जो जो क्लोजनेस है वो किन किन नेताओं के साथ है? क्या है अनन्या बनर्जी? इस सब की अब पहचान और नए तरीके से बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तीसरी जो बड़ी एक खबर आ रही है जिसके ऊपर हमारे चैनल पर इसके पहले भी चर्चा हुई है, मैं लेकिन फिर एक बार उद्धृत कर रहा हूं। अभिषेक बनर्जी के चचेरे भाई आवेश बनर्जी, उनका कहा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो बलात्कार हुए थे, निस्संश बलात्कार, उसके बाद जो हत्या हुई थी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस वक्त कहा जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कहा जा रहा है कि बनर्जी के मोबाइल लोकेशन संभवतः वहां मिले हैं। आई एम नॉट कंफर्मिंग एट ऑल, और कोई एजेंसी इसे कंफर्म भी नहीं कर रही है, लेकिन विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि बनर्जी की कोई ऐसी संलिप्तता, ऐसी कोई भूमिका है जिसकी वजह से आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस को पूरी सरकार ने दबाने की कोशिश की। हैरान हो जाएंगे, इस आरजीकर केस के
3 से जुड़े 3 आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंशन हो चुका है। तबादला तो हुआ ही, सस्पेंशन भी हो चुका है 3 आईपीएस ऑफिसर रैंक के अधिकारी का। इसका मतलब है कि इस केस में जिस संजय राय को गिरफ्तार किया गया था वो एक छोटी मछली थे। कहा जा रहा है कि बनर्जी का जब लोकेशन मिला है उस दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज डिलीट पाए गए हैं। यही कारण है कि घर में जो ये बगावत है उसकी वजह आरजीकर है या कुछ और है। क्या जिस भाभी या भाई को बचाने में, अगर ये बात सच है तो, अगर की बात मैं कर रहा हूं, हाइपोथेसिस है, अगर ये बात सच है तो उस भाभी और भाई को बचाने में जिस ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी गंवा दी, उस ममता बनर्जी को उसी भाभी ने दगा दिया और पीठ में खंजर घोंप दिया। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भावेश बनर्जी की भूमिका क्या है, और अगर उसकी मां बीजेपी में शामिल हो रही है तो क्या भावेश बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये सारी बातें वहां बंगाल की पावर गैलरी में तेजी से तैर रही हैं। अब इस सब का जवाब शुभेंदु अधिकारी को भी देना है। जांच एजेंसी लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस को बहुत ही गंभीरता से लेकर के रीओपन कर चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर चुकी है, उनके जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उन्होंने जो अवैध एक्सटेंशन किया था, अपने घर में निर्माण किया था, उस पर बुलडोजर चला है। ये सारे एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु सरकार आरजीकर केस को दबाने का काम नहीं करेगी। अगर इस केस में ममता बनर्जी के भतीजे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तब भी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि शुभेंदु सरकार इस मामले में कितने भी बड़े बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अगर गुनाह किया है तो वो कानून की किताब में उनको लाया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले दिनों में नजीर बने। अब ये सारी बातें अभी अपुष्ट हैं, जिस दिन पुष्ट होगी मैं आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा, लेकिन जो खून की होली वाली बात थी वो कोई अपुष्ट नहीं है। वो तो मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। अनन्या और इस दोनों की अभी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।